हेलो एंड वेलकम टू द कॉम्फर्ट एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमने किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो मेज़र कर लिया है, ठीक है, तो अब इस ईएमएफ की हेल्प से हम कैसे थर्मोडायनेमिक डेटा जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बाय थर्मोडायनेमिक डेटा मेरे कहने का मतलब है उस सेल के लिए डेल्टा जी कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एच कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एस या जितनी भी चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं जैसे सी पी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हम ईएमएफ ऑफ द सेल को जानते हों। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक इक्वेशंस हैं उनका यूज़ कर सकता हूँ। एंड आई होप कि वो सब चीज़ें आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा दी गई होंगी, इसलिए आपको वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। वैसे कोई ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि सबसे पहली बात जो मैं सबसे पहला एग्जांपल दिया मैंने कि डेल्टा जी को कैसे कैलकुलेट करूं अगर मैं किसी भी सेल का ईएमएफ यानी कि जिसको मैं क्या बोलता हूं ई सेल, अगर मैंने ई सेल कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि पूरे चैप्टर में हमने यही सीखा है कि ई सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल जिनको कनेक्ट करते थे और हम ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करते थे। हमने डिफरेंट ई सेल आने के रीज़न सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किस किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, दैट मीन्स उसका हमें पूरा कंप्लीट आइडिया है। अब अगर ई सेल पता है तो अब हम इस सेल के बारे में जो रिएक्शन हो रही है इस सेल में उसकी जो ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं इनको कैलकुलेट करने की तरफ को चलते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली बात हम डेल्टा जी कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बहुत बेसिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी रिएक्शन में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो होता है N इंटू एफ इंटू ई। दिस रिप्रेजेंट द चार्ज, दिस इज पोटेंशियल चार्ज इंटू पोटेंशियल इज द वर्क डन। तो इसको गिब्स फ्री एनर्जी जो है एक तरीके से वर्क की फॉर्म होती है। तो ये पूरी डेरिवेशन जहाँ की होगी जिसने उसने समझाया होगा, या फिर बहुत ही 11th-12th क्लास में इसको समझाते हैं सभी लोग। ये इक्वेशन आई कैसे है, तो अगर तुम्हें सेल का ईएमएफ पता है, एफ इज़ द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 96487 के आसपास होती है, लेकिन हम इसको इतना कूलम मान के चलते हैं। उस रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में जो भी एन की वैल्यू होगी, आप लोगों को एन निकालना सिखाया है मैंने, तो यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट डेल्टा जी। यानी यहाँ से तुम्हारे पास एक टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए हैं। ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो तुम्हें अब से पहले कहता था फाइंड द ई सेल, अब वो तुम्हें कह सकता है फाइंड द डेल्टा जी। और जब तुमसे डेल्टा जी कैलकुलेट करने को कहेगा तो तुम बात समझ रहे हो, तुम्हें पहले ई सेल निकालना है, देन उस रिएक्शन की सेल रिएक्शन देख के एन लिखना है, फैराडे की वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड यू कैन कैलकुलेट डेल्टा जी इजीली। अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए, स्टैंडर्ड गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नोट हो जाएगा माइनस एन एफ। तो वहाँ हम ई सेल की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, ई नोट, जो कि बहुत ही बेसिक सी बात हो गई है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन को यूज़ करते हुए अब हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा एस की तरफ चलते हैं। यानी कि योर नेक्स्ट हेडिंग शुड बी कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। सो हाउ डू वी कैलकुलेट डेल्टा एस, क्योंकि ई सेल देखो, कनेक्टिविटी देखो, ई सेल से क्या निकाल लिया हमने, डेल्टा जी। अब अगर डेल्टा जी मुझे पता है तो मेरा रास्ता जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, डेल्टा एस की तरफ हो जा रहा है। क्योंकि एग्जाम में तुम्हें याद भी रखना चाहिए कि किसका कनेक्शन किसके साथ है। तो डेल्टा एस निकालने के लिए मैं एक और इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ जो तुम्हें याद करवाई गई होगी मैक्सवेल स्क्वायर वगैरह की फॉर्म से। जो डी जी होता है दैट इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस टी टी। क्लियर है, ये इक्वेशन हमें पता ही है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन मैं कह सकता हूँ कि अगर डी जी बाई डी टी को मैं एक तरफ कर दूँ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो तुम मुझे क्या बताओगे ये किसके इक्वल हुआ। तो देखो, जब प्रेशर कांस्टेंट किया है यानी चेंज इन प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू 0, और v को वॉल्यूम कुछ भी हो, वॉल्यूम इंटू 0 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो एक तरीके से तुम ये भी समझ सकते हो कि dt को मैं इधर ले आया हूँ, इधर मतलब यहाँ से इसके नीचे यहाँ पे dg बाई dt कर दिया है, और प्रेशर कांस्टेंट रखा तो ये वाली टर्म क्या हो गई है 0। तो सिर्फ जो बचा हुआ है माइनस एस है। क्लियर होगी बात। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं डी जी यानी कि एक तरीके से एक तरफ रखूँ, मैं कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ आप लोगों से कि अगर मैं एक एक्सिस पे रखता हूँ चेंज जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी हो रही है, और ऑन दिस एक्स एक्सिस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और हमने जो कांस्टेंट रखा हुआ है वो क्या है, प्रेशर है। तो यानी दिस इज़ ऑन योर वाई एक्सिस, दिस इज़ ऑन योर एक्स एक्सिस। तो तुम ये बात समझ सकते हो
कि अगर ये y है डी तो y इज इक्वल्स टू माइनस एस, अगर मैं x को धरे जाऊँ तो इस तरीके से हो जाएगा। तो तुम एक बात समझ रहे हो कि जैसे इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इनके बीच का कर्व जो होगा उसका स्लोप नेगेटिव होगा, और जो स्लोप है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस एस। जो एस है यहाँ पे एंट्रोपी है। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, जहाँ पे जी लिखा हुआ है वहाँ पे मैं डेल्टा जी लिखना चाहता हूँ। अगर मैं डेल्टा जी लिख देता हूँ तो मेरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, देखो कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं चल रही यहाँ पे, मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं जी की जगह डेल्टा जी पुट कर देता हूँ एट डी टी डिवाइड बाई डी टी, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो एस की जगह चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर डेल्टा जी को मैंने अभी बताया था कि वी कैन रिप्लेस डेल्टा जी बाई माइनस एन एफ ई सेल, क्योंकि मेरा जो मतलब था, तुम ये सोचो जब हम मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स में खो जाते हैं, वो पर्पस भूल जाते हैं। पर्पस ये है मुझे डेल्टा एस का रिलेशन फाइंड आउट करना है, और मैं जानता हूँ कि जी डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो एंट्रोपी के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ सो दैट कि आई कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो पर्पस हमेशा याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में ध्यान रहे कहाँ से कौन सी इक्वेशन ड्राइव करनी है। अगर मैं इसको पुट कर दूँ तो दिस विल नाउ बी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल डिवाइड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑब्वियसली टू माइनस डेल्टा एस। कॉन्स्टेंट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो है एन और एफ, तो ये बाहर आ जाएंगे। एंड हम जानते हैं ई सेल जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वो बाहर नहीं आ पाएगा डी टी। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बातें होती है, जैसे कि मैथमेटिक्स में तुम जानते हो अगर ये एक्स होता तो अगर इस इक्वेशन ई सेल में भी कहीं एक्स आता है तो उसका डेरिवेशन हमें डिफरेंशिएशन करना होता है हमें। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इनका तो कोई लेन देन नहीं है, तो ये कांस्टेंट हुए तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होती है वो ज़्यादा टेंशन ना लें, और जिनके पास मैथ्स है तो वो मेरी बात समझ गए होंगे। डेल्टा एस की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। नेगेटिव साइन से नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से तुम एक और नई जगह पहुँच गए हो, वो ये है तुम ये लिख सकते हो कि एन एफ डी ई बाई डी टी, ये नहीं भूलना है कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इक्वल टू डेल्टा एस है। तो मैं अब ये कह सकता हूँ यहाँ से आगे वाली बात के लिए कि डी ई जो है यहाँ पे ई सेल है बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नाउ इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई एन एफ। तो ये आपका हो गया है एक और रिलेशन जिसको आप लोग याद रखेंगे। तो कुछ चीज़ें याद रखने की है, जैसे कि फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस इक्वेशन, सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस इक्वेशन। यहाँ से तुमने सिर्फ डेरिवेशन किया है थोड़ा सा, एंड यू विल रीच हियर, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3, और यही तुम्हारे पेपर में आई हुई है। ये नेट में भी पूछा जा चुका है और गेट में भी पूछा जा चुका है, और बहुत सिंपल है, तो IIT जैम में भी पूछे जाने के इसके बहुत ज़्यादा चांस है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो डी ई बाई डी टी है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कोफिशिएंट ऑफ EMF। दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट कोफिशिएंट ऑफ EMF। तो पेपर में सिर्फ ये पूछा था डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसके इक्वल आएगा, और बहुत सारे ऑप्शन गिवन हुए थे। जैसे ही आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे की बात करते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज कर दें, करने का रीज़न क्या हो, अगर मैं इस डी ई को इस तरीके से लिख दूँ डेल्टा एस, और यहाँ पे n बाई एफ था ही, ऊपर देखो यही क्वेश्चन ड्राइव किया हमने, इनटू डी टी। कुछ नहीं कह हूँ, बस टेम्परेचर को इधर ले गया हूँ। ये बात ध्यान रखना, ये सारी बातें एट कांस्टेंट किस पे चल रही है, प्रेशर पे। तो हम कई बार मैथ्स करते वक्त ये भूल ही जाते हैं कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है नहीं। एग्जामिनर इसी का ही फ़ायदा उठा लेता है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई और तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। देखो अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेशन आ रही है यहाँ पे, थोड़ी सी मैथ्स आती ही है, डेल्टा एस बाई एन एफ। अगर हम एज्यूम कर लें ये सारे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे डी टी का। अब अगर इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो डी एक्स होता, तुम जिनको थोड़ी सी मैथ्स नहीं है वो याद रखें, इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स और लिमिट आ जाएगी, लिमिट जब मान लो कुछ भी x1 से x2। तो ऐसे ही इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट सपोज इसका जो इंटीग्रेशन करने पे e आ जाएगा, और e1 से e2 लिमिट है,
यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एस बाई एनएफ, और इसका जो इंटीग्रेशन करके टी आ जाएगा, T1 से T2, इसकी लिमिट हो गई है। और जैसे ही लिमिट्स को पुट करेंगे यू विल गेट कि E2 माइनस E1 इज नाउ इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई एनएफ विच इज T2 माइनस T1। ये वाली एक और इक्वेशन आ गई है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हुई आप लोगों के लिए। ये सब मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि कनेक्शन बना रहे, बिल्कुल सीक्वेंस में सारी चीज़ें आती रहे। यहाँ से हमें क्या पता चलता है बेटा, सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि टेम्परेचर का ईएमएफ पे क्या इफेक्ट है। हम जानते हैं कि टेम्परेचर से ईएमएफ बदलता है। ये इक्वेशन हमें बताएगी कि टेम्परेचर से ईएमएफ कैसे इफेक्ट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से ईएमएफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी तुम लिख सकते हो सर इट विल डिपेंड ऑन डेल्टा एस। कैसे? लेट सपोज तुमने टेम्परेचर बढ़ाया T1 से, कुछ भी था T2, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है। अगर हम किसकी बात करें, टेम्परेचर इंक्रीमेंट की, अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो T2 माइनस T1 जो है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? दूसरी बात, अब तुमने तो बढ़ाया है टेम्परेचर, क्या तुम उस रिएक्शन का देख के डेल्टा एस पता लगा सकते हो? तुम देख सकते हो या तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी उस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। बहुत सिंपल सी बात कह दी मैं तुम्हें। मान लो डेल्टा एस भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होके E2 माइनस E1 भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है। यानी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हुआ तो E2 माइनस E1 भी पॉजिटिव आएगा, और अगर E2 माइनस E1 पॉजिटिव आया है यानी कि EMF भी बढ़ा हुआ होगा, यानी E2 इज ग्रेटर देन E1, यानी कि ई सेल जो है क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर डेल्टा एस होता नेगेटिव, तो मेरा पॉइंट समझना, ये नेगेटिव टर्म है और टेम्परेचर बढ़ाया है तो T2 माइनस T1 क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और E2 माइनस E1 नेगेटिव तभी आ सकता है जब तुम ये बात लिख दो कि सर इसका मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया है कि जो ई सेल है वो क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। तो यानी कि यहाँ से तुम समरी को क्या समझोगे आज के बाद कि सर अगर एंट्रोपी जो है पॉजिटिव है, रिएक्शन की, रिएक्शन देख के पता लग जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ई सेल इंक्रीज होगा। लेकिन अगर चेंज इन एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ई सेल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसकी रिवर्स बातें भी ट्रू रहेंगी कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, कि ई सेल बिल्कुल इसी से सोचना है, बैठ के रट्टे नहीं मारने हैं इन चीज़ों के कि टी पॉजिटिव बढ़ेगा, डेल्टा एस, ऐसे कुछ नहीं कनेक्टिविटी है। मैंने बहुत लॉजिकली समझाया, इसी तरीके से तुम्हारा होमवर्क मैं साथ दे के चल रहा हूँ। मेरे साथ याद रखना, अगर तुम रैंक 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो मैंने होमवर्क दिया है तुम यहाँ लिखो उसे, सोचो कि मैंने इन चीज़ों को कैसे आंसर किया, बिल्कुल सिमिलर उसी के जैसा कुछ और रिजल्ट भी निकल के आएगा और ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, और वो बात कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पहुँचने के बाद अगर मान लो EMF जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अब वो कैसे डिपेंड करता है ये हमें नहीं पता है। डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकता है, ऐसा हो सकता है टेम्परेचर जितना 10 डिग्री राइज करने पे EMF भी 10 वोल्ट बढ़ जाए। बात समझ रही है? तो अब क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर हमें गिवन है कभी भी कि जो EMF है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेट सपोज मैं कोई भी सिंपल सी इक्वेशन ले रहा हूँ, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। अगर तुम्हें कभी भी पेपर में दिया हुआ है कि EMF इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और ये इक्वेशन है और इस पे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके दी है, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझा, यानी इस एग्जांपल से मैं उस क्वेश्चन को कनेक्ट करने को कह रहा हूँ। तो EMF टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बाय दिस इक्वेशन। तो इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम ये समझेंगे अगर कभी मैं कहूँ तुमसे कि बताओ भाई 250 केल्विन पर EMF ऑफ द सेल क्या होगा, तो तुम इस T की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे और सोल्व कर दोगे तो तुम्हें EMF ऑफ द सेल मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई इक्वेशन दी होती है, अरे y और x की दो इक्वेशन होती थी, x की वैल्यू पता हो मैथ में तो y की वैल्यू पता चल जाती थी। तो सेम तरीके से अगर EMF टेम्परेचर पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है,
एंड यू आर गिवन विद द टेम्परेचर, इसका मतलब ये है तुम EMF इजीली निकाल सकते हो। बात समझ। और अगर मैं कहूँ कि चेंज इन एंट्रोपी निकालो, तो तुम ये बात भी जानते हो कि सर एंट्रोपी के लिए हमें रास्ता चूज करना पड़ेगा। कौन सा? तो हम ये जानते हैं सर EdE/dt, तो हम जानते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी वैल्यू आती है वो डेल्टा S/NF के इक्वल होती है। ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं, मैंने कहा था इसको याद करने के लिए। अब तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो DE/dt और प्रेशर फिक्स मान के अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 कांस्टेंट है वो एज इट रहेगा। T² का जो डिफ्रेंशिएशन है पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम, प्लस 4T का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 2 जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता उसके लिए बहुत दुख है, मुझे हमदर्दी है, पर अब तक आ जाना चाहिए तो तुम नेट का एग्जाम दे रहे हो। DE/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नाउ इक्वल्स टू 2 - 1 इज 1, 4T प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट जो है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ मुझे देख के लिखना चाहिए था। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 0 लिखने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन 4T प्लस 4। अब ये वाली जो इक्वेशन है, टेम्परेचर तुम्हें गिवन है कितना, लेट्स सपोज 250 केल्विन की बात चल रही है, तो ये जो वैल्यू आई है वो डेल्टा S/NF के इक्वल है। अगर तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है, जिस टेम्परेचर पे चेंज इन एंट्रोपी निकालने को कहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, इस T की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये पूरा सोल्व होकर एक वैल्यू आ जाएगी। अगर तुम्हें इक्वेशन पता है किस क्वेश्चन की बात चल रही है, वहाँ से n देख लोगे, भाई सेल तो दिया ही होगा, और F की वैल्यू तुम्हें पता है, तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, डेल्टा S। तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया, अगर कभी भी गिवन हो कि E टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, E डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो तुम उस T की वैल्यू पुट करके EMF निकाल सकते हो। उसी टेम्परेचर पे डेल्टा G निकालना हो तो -NF इंटू E सेल कर देना, दूसरी चीज़ आ जाएगी। अगर तुम्हें एंट्रोपी निकालनी है तो तुम क्या करोगे, जो इक्वेशन दी है DE वाली, उसको DT से डिफ्रेंशिएट करोगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको डेल्टा S/NF की इक्वेट कर दोगे, और बाकी क्वेश्चन का फॉर्म जो भी गिवन है उसे पढ़ के N और F की वैल्यू पता लगा लोगे। यू कैन ईजिली फाइंड डेल्टा S। तो ये सारी चीज़ें पेपर में बार बार आती हैं और कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इसमें। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सर हाउ टू कैलकुलेट द डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? और तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होगे कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दीज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। तुम जानते हो सर डेल्टा G जो होता है ना, वो होता है डेल्टा H - T डेल्टा S, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स से उधार मांगी है यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, यानी आप लोग जानते होंगे ये कैसे आई है इक्वेशन। अब मुझे डेल्टा S तो निकालना ही है, तो मैं लिखूँगा कि सर अब डेल्टा H जो हुआ ना उसको निकालना बहुत आसान हो गया है, वो है डेल्टा G प्लस T डेल्टा S। और डेल्टा G जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -NF E सेल प्लस T, और डेल्टा S को क्या लिख सकता हूँ, अच्छा मैंने क्या बताया था, DE/dt जो है कॉन्स्टेंट प्रेशर याद ही रखना हमेशा, डेल्टा S/NF था। तो डेल्टा S को मैं E सेल की टर्म में लिख सकता हूँ N इंटू F DE/dt। जरा इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में सिर्फ डेल्टा H है और E सेल है। ठीक है, तो तुम्हें इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर तुम फॉर्मूला का कोई रट्टा मारना चाहते हो तो मैं इसको आगे भी ड्राइव कर सकता हूँ। अब मैं कैसे आगे ड्राइव करूँगा, तो मैं जानता हूँ कि जो डेल्टा H हो गया है वो हो गया है NFE सेल प्लस NFT DE/dt। दिस इज योर इक्वेशन हाउ डू यू कैलकुलेट डेल्टा H। और ये सब कुछ एक सीक्वेंस में चल रहा है। कैसे चल रहा है, E गिवन हो, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात चल रहा है, तो डेल्टा G कैलकुलेट हो सकता है, और DE को DT से डिवाइड कर दोगे तो तुम वहाँ से डेल्टा S निकाल सकते हो। अगर तुम नॉर्मली सोचो तुमने डेल्टा S निकाल लिया है और डेल्टा G निकाल लिया है, तो तुम इस इक्वेशन में टेम्परेचर तुम्हें पता ही हो डेल्टा S निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी हमें आदत है फालतू के फॉर्मूले बनाने की, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या फॉर्मूले तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार यही पूछा जाता है कि डेल्टा H को DE की टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए मैं इस डेरिवेशन को भी साथ साथ समझाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अब CP की मैंने एक बात और लिख दी थी,
तो तुम जानते हो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू द डी क्यू, हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये सारी बातें वैसे भी किस पे चल रही थी, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे चल रही थी। और तुम जानते हो ये वाली बात थर्मोडाइनमिक्स से कि अगर डेल एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कर दिया जाए तो वही तुम्हारे सी पी के इक्वल आ जाता है। तो ये सारी बातें तुम याद रखो, ये वाली बातें कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो चल रही थी। तो अगर मैं इस डेल्टा एच को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो ये मेरा सी पी आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन फिर से आ गई, यानी मैथ से कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस एन एफ तो कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता। ये हो गया डी ई बाई डी टी। क्लियर है बात। अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं सारा नीचे लिखूंगा। देखो ये कांस्टेंट है, एन और एफ क्या है, कांस्टेंट। ये टी है और ये दूसरा एक और टी पे डिपेंडेंट एक फंक्शन है, यानी दो चीज़ें हैं, वन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। और हम जानते हैं यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। एक बार फर्स्ट एज इट इज रहेगा सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज रहेगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये सिंपल से रूल है जो हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन जो कांस्टेंट बाहर दोनों के लिए निकाल लिया है वो हो गया एन एफ। जब तुम t को एज इट इज छोड़ोगे, यानी t तुमने एज इट इज छोड़ दिया, तुमने डी ई बाई डी टी का डिफरेंशिएशन किया होगा तो ये बनेगा डबल डिफरेंशिएशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब तुमने डी ई बाई डी टी को ऐसे ही छोड़ा है एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन डिफरेंशिएशन किसका कर दिया, t का, और t का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब तुम इसको थोड़ा सा ओपन कर सकते हो। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, तुम पहुँचोगे सर डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को मैं डायरेक्ट सी पे लिखूंगा इज इक्वल टू एन एफ डी ई बाई डी टी। ये तो मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी है जो यहाँ पे लिखी थी, प्लस अब प्लस में हम लिखेंगे, अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ले जाके एन एफ टी डेल स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। आगे और अंदर मल्टीप्लाई हो तो ये बनेगा एन एफ डी ई, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इससे भी तो होगा भाई। ये तो सिंपल सी मैथ्स है, इसमें क्या है। अब तुम ध्यान से देखो कि ये वाली जो टर्म है और ये वाली एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकती है। तो तुम्हारे पास एक खूबसूरत सा फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत है कि तुम ये बहुत ईजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। एक्चुअली डी एच बाई डी टी, अगर यहाँ पे डेल्टा एच है तो ये डेल्टा सी पी होगा बेटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। टेंशन मत लेना इन चीज़ों की। अगर अब मैं डेल्टा सी पी को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो किसके को आ जाएगा, मेरा एन एफ टी डेल स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अब तक ये पूछा गया है ईएमएफ और डेल्टा एस के बीच में रिलेशन क्या है। डेल्टा एच के साथ रिलेशन पूछा जा सकता है, डेल्टा एस के साथ रिलेशन पूछा जाता है। इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ओवरऑल समरी क्या है, इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, वो ओवरऑल समरी ये है बेटा कि अगर तुम्हें कोई भी सेल की फंक्शनिंग का पता है कि सेल क्या होती है, हाफ सेल क्या होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल वी कैन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। और सेल का ईएमएफ निकालना अगर हमें आ गया है तो ई सेल से मैं डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसका फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अगर मुझे ईएमएफ पता है तो आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा एस, लेकिन वो ई सेल से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। डी ई बाई डी टी करो, पहले डिफरेंशिएट करो उसे कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस बाई एन एफ। आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा एच, आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा सी पी। इन सब के फॉर्मूले आप एक जगह लिख लो एंड दैट शुड बी योर समरी फॉर टुडेज क्लास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस करने की। वैसे तो जितने भी लास्ट के क्वेश्चन हैं वो सारे जो मैंने अब तक पढ़ा दिया है उसके बेसिस पे सभी हो जाएंगे, फिर भी लेट्स डू। तो वैसे तो आप सभी के पास ये जो असाइनमेंट एजुकेशन कैंपस एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, यही वाला असाइनमेंट होना चाहिए। अगर आप नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2011 से लेके। तो चलिए देखते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जब मैंने चैप्टर पढ़ा है आप देख पाएंगे ये सारे क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ मोस्टली। तो इन सभी क्वेश्चन को करिए और कोई भी क्वेश्चन जो है वो डाउट में नहीं होना चाहिए। देखते हैं कोई क्वेश्चन हमारा अगर हमें मिलता है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अब तक, उसमें से कोई क्वेश्चन। तो देखते हैं अभी कोई क्वेश्चन ऐसा डेल्टा जी वाला तो मुझे दिख नहीं रहा है, इसमें डेल्टा जी का कुछ इस्तेमाल हो रहा हो। ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 40 मुझे मिल गया है।
क्वेश्चन नंबर 40 जो है उसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल इज। टेम्परेचर डिपेंडेंस किसको बताया था मैंने, DE/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो होता है डेल्टा S/NF। फ्री में नंबर मिल जाएंगे। तो यही है, जब तक हम पढ़ते नहीं हमें चीज़ें डिफिकल्ट लगती हैं, एक बार पढ़ लेते हैं तो पता चलता है बहुत ही आसान है। पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशन पे, DHL पे मैं अब सारे क्वेश्चन करा ही चुका हूँ, ये सब तो क्लास में ही कराए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। कंडक्टेंस के सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये देखो मेरे को ये डेल्टा जी से रिलेटेड लग रहा है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी E0 सेल जो है स्टैंडर्ड इसी को बोलते हैं, गिवन है तुम्हें। और क्या पूछा है, डेल्टा G0। तो किससे खत्म हो गया, इतना आसान सवाल क्यों दिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ये भी है, तुम्हें वहाँ पे टाइम नहीं लगाना, बहुत सिंपल तरीके से और जल्दी से आंसर तक पहुँचना है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो 56 वाले को देखो कैसे करना है। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये तुम्हें सेल गिवन है, मैं बिल्कुल भी सोल्व नहीं करूँगा, आंसर आप लोग मैच कर लेंगे। इसका क्या होगा, आप लोगों को मैं आंसर बता भी दूंगा, थोड़ा सा आइडिया क्या है, पर मैं सिर्फ बताऊंगा कि टेक्निक क्या है, क्या तरीका है, कैसे सोचना है। ये वाली सेल का इन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर पर EMF E0 सेल जो है मेजर किया। मान लो T1 टेम्परेचर पे देखा E0 कितना है, लेट्स सपोज E0 1 है, T2 पे देखा E0 कितना है, और इन सब डेटा को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक इक्वेशन बना दी कि E0 जो है टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। E0 इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो वो जो इक्वेशन उन्होंने बनाई ऑब्जर्व करने के बाद वो ये वाली है, एंड दिस इज हाउ E0 ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है और एंथैल्पी, यानी तुम्हें दो चीज कैलकुलेट करनी है, डेल्टा S0। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये दोनों, एंड व्हाट टेम्परेचर, तुम्हें टेम्परेचर जरूर ध्यान से देख लेना है। 298 केल्विन की बात चल रही। अगर मैं तुमसे पूछूं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, कि 298 केल्विन पर व्हाट इज द E0 सेल, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता तो आप लोग क्या करते। तो टेम्परेचर गिवन है, E0 सेल की इक्वेशन गिवन है, पुट दिस वैल्यू, टी वैल्यू पुट कर दो, टी यहाँ रख दो 298, यहाँ भी पुट कर दो, देखो ये तो जीरो हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 0.01 आएगा इसका E0। तो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए नहीं चलना है, तुम्हें सारी बातें समझनी है कि इस डेटा का क्या मीनिंग है, और क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कोई भी इक्वेशन रटनी नहीं है, लॉजिकली समझते हुए चलना है। अब ये सेल की रिएक्शन भी रखी है तुम्हें, और मतलब कि सेल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने पढ़ना अच्छे सिखाया ही है। तो फर्स्ट जो चीज़ निकालनी है वो है डेल्टा S0, और वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने तुम्हें कहा था डेल E0 बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर शुड बी इक्वल टू डेल्टा S0 बाई NF। इस बार वी हैव टू फाइंड दिस, तो हमें F पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए, और ये वाली वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो N कहाँ से आएगा, F तो पता ही है 96500 कूलम, व्हाट इज N, N का वैल्यू पता चलेगा इस सेल रिएक्शन से। अगर तुम ध्यान से देखो, ये तो प्लेटिनम है, हाइड्रोजन गैस और से H+ होंगे, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है। इसकी रिएक्शन तुम जानते हो, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव हाफ H2, ऐसे लिखते हैं हम। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले के हिसाब से तुम कैसे लिख सकते हो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी हम ऐसे लिखते हैं, AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Br नेगेटिव, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दोनों रिएक्शन लिखोगे तो तुम जानते हो N जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा तुम्हें N और F दोनों पता चल गए हैं, तुम्हें इस इक्वेशन को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। जब तुम dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज योर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन करने चलो, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो कुल मिला के d/dt तुम्हें करना है T-298 का। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो T-298 था ना, तो एक d/dt का मतलब क्या होता है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो माइनस इसका डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे t का मतलब t की पावर 1 है ना, पावर आ गए 1, t की पावर -1 माइनस, तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इधर 1 हो गया माइनस। अब इसकी बात करते हैं, ये तो कांस्टेंट ही रखना, अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो T-298 की पावर 2, मैं साफ लिखता हूँ, T-298 पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो पावर आगे आएगी 2, T-298 बनेगा पहले तो, और उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा फिर से किसका, इसका T-298 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा उसका। तो ये हो गई है तुम्हारी डिफरेंशिएशन होने के बाद, यानी तुमने dE0/dt की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी तुम्हारी वैल्यू आई वहाँ t को जरूर पुट कर देना 298 केल्विन, और जैसे ही T298 केल्विन करोगे ये वाला फैक्टर जो यहाँ था ये 0 हो जाएगा।
या जो भी कैलकुलेशन हो रही है भाई कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, मैंने तुम्हें बता दिया। dE/dt कर लेना, डिफ्रेंशिएशन कर लेना, मैंने तुम्हें बता दिया किस तरीके से करना है। उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको डेल्टा S0/NF के इक्वल पुट करना है और डेल्टा N और F दोनों की वैल्यू आप लोग जानते हैं और इसकी भी वैल्यू पता चल गई। यू कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा S0। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना जूल पर केल्विन पर मोल में ही आएगी। ऑब्वियसली ये जो E0 है किसमें गिवन है, वोल्ट में गिवन है। ठीक है, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए डेल E/डेल T0 ये इसकी यूनिट क्या होती है, ये तो वोल्ट, ये क्या टेम्परेचर केल्विन, वोल्ट पर केल्विन। अगर कभी कोई तुमसे पूछे टेम्परेचर डिपेंडेंस जो होता है वो EMF उसकी यूनिट क्या होती है, तो वोल्ट पर केल्विन हो जाती है। अब तुम्हें क्या करना है, एंथैल्पी निकालनी है। कैसे, डेल्टा H। अब देखो तुम्हें ये पता है कि E0 सेल कितना है 298 केल्विन पे, कैसे, इसको पुट करो यहाँ पे 298 ये है E0 सेल एट 298 केल्विन। अगर तुम्हें डेल्टा G0 निकालना है तो वो इक्वल होगा -NF E0 सेल के। E0 सेल तुम्हें 298 केल्विन पे पता है, तुम्हें डेल्टा G0 इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, N और F पता ही है। अब तुम्हें दो चीज़ें पता हो गई, डेल्टा G0 डेल्टा S0। अब दोनों ही पता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट डेल्टा H0। हाउ, डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। ये तुम निकाल ही चुके हो, ये तुम निकाल चुके हो। तो यहाँ से टेम्परेचर 298 केल्विन पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा H0। एक बार इसको ट्राई करना, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा आगे चलते हैं, नेट में ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, तो जिस बार भी क्वेश्चन आएगा हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाला असाइनमेंट हम सभी के पास होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं उसका क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, याद है किसी को, 56। और 56 का कौन सा ऑप्शन होगा तुम अब देख लेना, मैं दिखाता हूँ। 56 का ऑप्शन है ए। ठीक है, अब ऊपर जाके तुम चेक कर लेना कौन सा था। ये आ गए हैं गेट के जो प्रीवियस ईयर्स हैं, उसमें भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन हैं अगर हमारे काम के। तो इसमें डेल्टा G0 की बातें चल रही हों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को आप कहीं से भी कर सकते हैं। मेरा पर्पस सारा कॉन्सेप्ट समझाने हैं, प्लस लास्ट के क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कि कितना सिंपली हो सकते हैं। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वहाँ 2015 में था, यहाँ कब है 2018 के अंदर है। 3 साल बाद गेट में रिपीट हुआ है, इसलिए कहता हूँ लास्ट के सारे क्वेश्चन करते हुए चलो। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। गेट 2019 में आया है और अच्छी बात ये देखो 2019 मतलब मैं यही बिल्कुल एज इट इज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कैसे करना है, तुम्हें सेल गिवन है एक, ठीक है। अब ध्यान रखना है ये मेटल है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, SQ नहीं होगा यहाँ पे, मेटल सॉलिड है, सॉलिड होना चाहिए, और ये एक्वस है। तो देख लेना किस किस टाइप का सॉल्ट बन रहा है। तुम्हें मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आगे समझाता हूँ क्या है। दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन वाले के भी रिडक्शन वाले का भी, टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है ये, और पूछा है चेंज इन डेल्टा H क्या होगा। F की वैल्यू भी लेनी है। तो तुम जानते हो डेल्टा H कैसे निकलेगा, तुम्हारे पास दो तरीके हैं। डेल्टा H निकालने का एक ही तरीका है, बाय दिस इक्वेशन। यही पढ़ा है अब तक हमने। कैलकुलेशन की तरफ तो बाद में भागेंगे और यूनिट पे ध्यान रखना। तुम्हें एक तो डेल्टा S0 चाहिए होगा और डेल्टा G0 चाहिए, और टेम्परेचर हम किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर जरूर मेंशन होगा 298 केल्विन। डेल्टा S0 कैसे आएगा बेटा, क्या तुम्हें ये गिवन है, क्या मैं 1000 बार लिखूँ इस बात को कि डेल्टा E0/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा S0/NF। तुम्हें ये पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम ऊपर से निकाल लोगे, F तुम्हें पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा S0। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। पता नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम नेट गेट वाले बच्चे हो, तुम 11th क्लास के बच्चे नहीं हो, मैं किस चीज सॉल्व करके दिखाऊं, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें डेल्टा S0 मिल गया, अब तुम्हें क्या चाहिए, डेल्टा G0। लेकिन डेल्टा G0 का तो हमें यही फॉर्मूला पता है सिर्फ, E0 सेल। और E0 सेल आएगा कैसे, तो देखो E0 सेल, एक सेल अगर तुम मेरे को बताओ 11th क्लास से करते आ रहे, एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दी रखी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वालों के E0 दे रखे हैं, तो क्या E0 सेल आप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का यूज करके E0 सेल निकाल लेना, और E0 सेल से डेल्टा G0 आ जाएगा, और डेल्टा S0 आप निकाल ही चुके हैं। यू कैन कैलकुलेट डेल्टा H0। यूनिट पे ध्यान रखना कि वो किलो जूल में पूछ रहा है आपसे, क्योंकि ये वोल्ट पर केल्विन है, ये वोल्ट में है। तो आप देख लेना कि जूल को किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। 33 का आंसर जो है इस रेंज में ही आना चाहिए। तो ऐसे ही तो नेट और गेट के मैंने बता दिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटक सकता है। मैं चाहूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था जब मैंने अपनी क्लास की थियरी खत्म की, तो मैंने बताया किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छी बात यह है आप लोग थर्मोडायनेमिक्स बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो योर कनेक्टिविटी शुड बी बेटर, कि और ज़्यादा सर कुछ भी आ जाए हम टेंशन लेंगे ही नहीं। तो ये एक पार्ट खत्म होता है यहाँ पर कि हाउ कैन वी यूज EMF
टू फाइंड द थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स लाइक डेल्टा जी नोट, डेल्टा एच नोट, डेल्टा एस नोट, सी पी, डेल्टा सी पी नोट एक्सेट्रा, सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।